एक बच्चे के द्वारा एक मेल किया गया और उसमें बड़ी ही लंबी स्टोरी लिख रखी है और उसमें घुमा घुमा कर एक बात बार बार रिपीट की गई है कि सर टाइम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है चीजों को कैसे लेकर चलना है। आप लोगों से अगर मैं एक बात पूछूं कि इस धरती पर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास 24 की जगह 25 आवर है एक दिन के अंदर, यानी कि उसके पास में 25 घंटे हैं। आप लोगों के पास में बस 24 घंटे रह गए हैं। है कोई ऐसा इंसान इस धरती पर? अगर कोई हो तो मुझे भी मिलाना है यार उससे। कोई भी इंसान इस धरती पर ऐसा नहीं है, ना ही आज तक हुआ है और ना ही कोई आगे आने वाले टाइम में होगा कि जिसके पास में आप लोगों से ज्यादा टाइम हो। हर एक इंसान के पास में यार ये 24 घंटे हैं। अब इन 24 घंटों को अब किसी भी तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और यही 24 घंटे डिसाइड करेंगे कि आप लोगों की कीमत क्या होने वाली है। कीमत मतलब यानी कि आप लोग कहां पर सोसाइटी में अपने आप को रखने वाले हैं। एक इंसान है वो बोलता है कि यार पता नहीं मेरा दिन कहां चला जाता है, और एक इंसान ये है कि यार एक एक मिनट को वो ढंग से यूटिलाइज करता है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग समझोगे बैठकर तो सारा खेल जो है वो अपने आप को मैनेज करना है टाइम के हिसाब से। 24 आवर ही रहेंगे आप लोगों के हाथ में, 25 नहीं होने वाले, 23 नहीं होने वाले हैं। तो आप लोग टाइम को तो मैनेज कर नहीं सकते क्योंकि 24 ही घंटे हैं वो। आप लोगों को अपने आप को मैनेज करना है इस 24 घंटे के हिसाब से। अब कितना अच्छे से आप लोग मैनेज कर पाते हैं इसी के ऊपर सारा खेल खेला जाएगा। अभी आप लोग देखिए कैसे आप लोगों को इसको मैनेज करना है। 8 दिसंबर है, काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा। एंड तक देखिएगा, चक्षु खुल जाएंगे, इतना कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहले स्टार्टिंग के पोर्शन में हम लोग एडिटोरियल देखेंगे जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द न्यूज़पेपर बोला जाता है। एडिटोरियल अच्छे से कवर करो एक बार को, चाहे कुछ छूट जाए, क्योंकि एडिटोरियल ही आप लोगों को हर एक लेवल पर तैयार करता है। तो ये आप लोगों को पूरा प्रॉपर कवर करना होता है, ठीक है। दूसरा न्यूज एनालिसिस देखेंगे, वो एक जो भी हमारा जो आर्टिकल है इंपोर्टेंट, जो एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर एग्जाम के इंपोर्टेंट आर्टिकल बनेंगे वो सारे यहाँ पर कवर करूंगा। तो 2 पार्ट में पूरा डिवाइड रहेगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे मेंस के। एक तो वो होगा जो आज के करंट अफेयर से होगा, एक वो होगा जो पुराना यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अगर इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं जिसके अंदर करंट अफेयर पूछे जाते हैं तो आप लोगों का स्वागत है इस लेक्चर के अंदर। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। 5 वोकैबुलरी तो वीडियो के एंड में रहेगी जिनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, जो कि आप लोगों को आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी। और बहुत सारी वोकैबुलरी आप लोगों को लेक्चर के अंदर भी देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों की इंग्लिश को भी इंप्रूव करने का काम करेगी। तो इंग्लिश से कभी डरना नहीं है। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हिंदी मीडियम के कैसे टैकल करने हैं। डेली न्यूज़पेपर को उठाकर बैठो, कम से कम एक आर्टिकल पढ़ो। और मैं भी आप लोगों को डेली एक आर्टिकल पढ़ने के लिए देता हूं ताकि आप लोगों का सीसैट कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन भी साथ में कवर होता चले। तो उसको भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। तो पूरा डिटेल में जानेंगे, बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन समझेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर करंट के साथ में बहुत सारे स्टैटिक पढ़ा देते हो। यार वो करंट और स्टैटिक मिक्स कर जब पढ़ोगे ना तभी आप लोगों की मिक्स वेज बनेगी, तभी आप लोगों की सलाद बनेगी, तभी आप लोग एक अच्छे लेवल पे अपनी डाइट को बैलेंस कर पाओगे। अगर करंट पर अगर चले जाओगे, स्टैटिक नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए पूरे लेक्चर को अच्छे से सुना करो, एंड तक का आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक मोटिवेशन कोट के बारे में। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है यहाँ पर। बोला गया है कि मत सोच रहे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। किसी ने जिसने आप लोगों को ये जिंदगी जी है उसने भी कुछ सोचा ही होगा आप लोगों के लिए कि हाँ कि यार ये इस इंसान को जिंदगी जाए, क्या करेगा ये जिंदगी का। तो जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। तो अगर आप लोग अपनी जिंदगी को, कई सारे लोग क्या रहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस में निकाल देते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, ये मतलब एक तरीके से काम नहीं करेंगे, पूरे दिन सोचते रहेंगे। आप एक बार अच्छे से बैठकर सोच लो कि जिंदगी में क्या करना है और फिर जो भी आप लोगों को करना है उसके पीछे लग जाओ, बिल्कुल मांझी की तरीके से। मैंने कहते हैं पहाड़ तोड़कर ही छोड़ूंगा, तो वो वाले जोन में एक बार आ जाओ तो फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। पर जो इंसान एनालिसिस पैरालिसिस में रहता है तो फिर तो यार ऐसे ही चलता रहेगा। पूरा दिन सुबह को उठोगे और शाम को चले जाओगे बिस्तर पर, पता नहीं चलेगा दिन कहां चला गया, और फिर बोलोगे यार आज का दिन फिर ऐसे ही हो गया। होता होगा ना कईयों के साथ में। बताओ किस किस के साथ में ये सारी चीजें होती हैं। और एक दूसरे को आप लोग ये चीजें जो होती है ना, आप लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम से सीख भी सकते हैं। जैसे आंसर राइटिंग ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा आप लोगों ने, वहां पर कई सारे बच्चे अपने आंसर लिखते हैं तो आप लोग एक दूसरे से सीखते हो। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न है। ओके, अब समझेंगे यहाँ पर आर्टिकल एक एक कर क्या क्या बातें की जा रही है ताकि सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होती चली जाए। पहले ये देखेंगे फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर पुतिन साहब है, वो इंडिया की विजिट पर आए और अच्छा खासा बिजनेस कर चले गए। कुछ घंटों में कुछ हजारों करोड़ रुपए कमा कर चले गए। चलिए वो एक अच्छी बात है। इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में जो दोनों के लिए फायदेमंद है, काफी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो रेगुलर इस तरीके से कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो काफी कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर करूंगा इस आर्टिकल में। दूसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पर नागालैंड के अंदर जो चीजें देखने को मिली उसके बारे में पूरा आर्टिकल ये देखा जा रहा है और पूरा फोकस कई बार यहाँ पर AFSPA के बारे में है। तो AFSPA के बारे में भी जानेंगे डिटेल में, तो बहुत कुछ तमाम आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा इसके बारे में। इसी के साथ में जो साइड में यहाँ पर आर्टिकल है, अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में आप लोगों को यहाँ पर अभी मैच देखने को मिला, तो इसमें इंडिया के द्वारा यहाँ पर जीत हासिल की गई। ठीक है,
तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये उसके बारे में, क्रिकेट के बारे में है, जो अभी आप लोगों को सीरीज यहाँ पर देखने को मिली। तो उसी के बारे में तो आप लोगों को बस हल्का सा पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चल रहा था। तो इंडिया के अंदर थी यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं एक प्लेयर के बारे में जिसके द्वारा 10 विकेट लिए गए थे, मैंने उसके बारे में बताया भी था। तो देखिए कौन किस किस को याद है। छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, अब ना यूपीएससी भी आप लोगों से चीजें पूछने लगा है, ठीक है, खासकर इनके बारे में। तो ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, अपनी तरफ से तैयारी करके जानी है। बाकी एग्जाम में जो होगा यार वो देख लेंगे। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि हाँ एग्जाम में बैठकर ये लगे कि यार मैंने चीजें कवर नहीं की, ठीक है, मेरी गलती है। अपनी तरफ से पूरा प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करो आप लोगों को। ये नहीं है कि यार मेडवल हिस्ट्री से तो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, अब की बार मेडवल हिस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं, नहीं, ये गलत बात है। अपना पूरा सिलेबस अपने सामने रखो और एक एक पॉइंट सिलेबस का पढ़ो और उसमें जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो वो आप लोगों को कवर करना चाहिए। और अभी 6 महीने लगभग आप लोगों के पास में बचे हुए हैं, अगर प्रीलिम्स को लेकर आप लोग चल रहे हैं तो अच्छे लेवल पर अपना जो ऑब्जेक्टिव टाइप खासकर जो पेपर है डेली कोशिश करो कि कम से कम मिनिमम 30 से 40 क्वेश्चन डेली आप लोग अटेम्प्ट करो। और इसी के साथ में अगर बात करो आप लोगों से आंसर राइटिंग के लिए, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को पूरा प्रेफरेंस दो फिलहाल अभी। और इसी के साथ में कोशिश करो कि जैसे वीक में आप लोग को एथिक्स का क्वेश्चन देता हूं, इसी के साथ में ऐसे देता हूं, उनको जरूर लिखा करो, वरना यार फिर बाद में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही जिंदगी में देखने को मिलती है, आप लोग जो इसको इग्नोर करते हो, ठीक है। ये हेल्थ के बारे में आर्टिकल है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। बाकी यहां पर ये साइड में जो आर्टिकल है ये आर्बिट्रेशन जो मीडिएशन के बारे में बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके साथ में मैं पॉलिटी का एक कवर भी आप लोगों का आर्टिकल भी कवर करूंगा, लोक अदालत, ठीक है, तो वो भी आप लोगों का साथ में यहां पर कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, ये भी काफी ज्यादा है। बात कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट 2 उसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। तो पार्ट 1 के बारे में भी जानेंगे और पार्ट 2 के बारे में भी जानेंगे, और आखिर क्या मुद्दे अभी यहां पर सामने रखे गए वो भी हम लोग समझेंगे। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा निकलकर यहां पर आने वाला है। ये वाला आर्टिकल मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर बात की जा रही है कि फिलहाल जो है सर्विलेंस काफी लार्ज स्केल पर किया जा रहा है जनता का हमारे देश के अंदर में, तो क्या क्या मुद्दे यहां पर देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि सर्विलेंस की वजह से क्या क्या इश्यू निकल कर आते हैं। राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की जा रही है, तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि एक साइड में तो राइट टू प्राइवेसी होगी, ठीक है, कि हाँ एक इंसान है, उसकी एक जिंदगी है, उसमें घुस रहे हैं लोग, और एक साइड में हो गया गवर्नेंस कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, तो उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। ये एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है। देखिए अभी रिसेंटली क्या है, हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर डेटा प्रस्तुत किया गया जिसको बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि हमारे देश में जो हेल्थ की क्या कंडीशन है उसका एक सर्वे बताता है। और उस हेल्थ की कंडीशन में सारी डायमेंशन देखते हैं, किसी के अंदर खून की कमी है या फिर कोई और बहुत सारे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, कि एक तरीके से नहीं पूरा फैमिली के अंदर की वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, उनको क्या क्या हक दिए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें। तो आज का जो डेटा पॉइंट है ये बात कर रहा है, जो कोई महिला है शादी हो जाती है, शादी के बाद में जो फिजिकल और सेक्सुअल असोल्ट किए जाते हैं, यानी कि जबरदस्ती जब महिला के साथ में की जाती है, मार पिटाई की जाती है, चाहे वो नॉर्मल बातों में हो चाहे वो सेक्सुअल बातों में हो, तो वहां पर महिला को हमेशा एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये जो चीजें हैं अभी फिलहाल जो हरकतें देखने को मिलती हैं वो अभी कई सारे राज्य में बढ़ गई हैं, ना कि घटनी चाहिए थी ना। नॉर्मली पहले के कंपेयर में हम समझदार हो गए, हम अब तो हम बड़े हो गए, पर लेकिन हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम और ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हैं। ये यहां पर ये डेटा बता रहा है, एक दूसरे को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, मार झड़प आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्टेट वाइज डेटा बताया गया है, तो सबसे ज्यादा जो बुरी हरकतें देखने को मिल रही है वो मुझे काफी आश्चर्यचकित करने वाली लगी। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे राज्य है ना वो सबसे ज्यादा बदतमीजी काट रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर जाएंगे यहाँ पर एक कर्नाटक में बात की जा रही है 44 के करीब आप लोगों को यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में 38, उत्तर प्रदेश में 34, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर देखकर तो मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि कहते हैं कि पढ़े लिखे इंसान ये हरकतें नहीं करते हैं। तो पढ़े लिखे इंसानों से कुछ नहीं होता है, इंसान जो होता है वो खुद भी एक तरीके से पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, वही बात हो गई कि एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा है और सामने वाला जो पढ़ा लिखा इंसान कचरा फेंक के जा रहा है। तो पढ़ा लिखा नहीं, एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि सोसाइटी के बारे में और अपने बारे में और सबको साथ में लेकर चले, यानी कि ये है डोमिनेशन नहीं दिखाना है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग, खासकर आसपास में भी देखा होगा, कोई छोटा सा कुछ कमाने लगे कॉलर खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई साहब अंबानी बन गए, ठीक है, तो वो वाली दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो चाहे यार अंबानी बन जाओ चाहे एक नॉर्मल इंसान रहो, हमेशा अपने आप को उस तरीके से रखो कि ये चीजें आपके सर पे हावी ना हो। तो होता क्या है, जो थोड़े से नहीं परिवार, कोई जैसे लड़की की शादी हुई, एक थोड़ा सा एक अमीर परिवार है, अमीर का मतलब ठीक ठाक जिंदगी चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कि बहुत सारे किले खरीद रखे हैं उसने,
तो वो क्या करता है, अगर किसी गरीब परिवार की लड़की आ गई, खूब टॉर्चर किया जाता है उसको दबाकर। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, मतलब एक नौकरानी की तरीके से रखने की कोशिश की जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है कि लड़की को अगर एजुकेट कर कर कहीं पर शादी करोगे ना, तो कल को किसी के प्रेशर में नहीं आएगी। तो वो वाली चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हमेशा गर्ल्स की एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, इवन शादी से भी। शादी एक बार को नहीं होगी चलेगा, पर लेकिन एजुकेशन अगर ढंग से नहीं मिलेगी ना, तो पूरी जिंदगी उसकी कैसी कटने वाली है वो एक अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। जो झेल रहे हैं आज की डेट में, आप लोग उनसे जाकर मिलिए, दुनिया भर के मेल आते हैं यार, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता आप लोगों को, इस तरीके के मेल देखने को मिलते हैं शादी के बाद में, अगर आप लोग ढंग से अपना एजुकेट होकर नहीं जाओगे तो। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्या क्या चेंज चार्ट में देखने को मिल रहा है। यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी ये चीजें और इंक्रीज हुई हैं, ना कि डिक्रीज हुई हैं। तो उसमें से यहाँ पर ये पूरा चार्ट आप लोगों को बता रहा है कि कौन कौन से ये राज्य है जहां पर आप लोग को अभी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और कहां पर थोड़ी सी चीजें डिक्रीज हो रही है। तो इसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं। कुछ राज्य हैं जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव में, जहां ग्रीन है तो यहाँ पर इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर डिक्रीमेंट। तो ये जैसे कर्नाटक के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला, और कितना, वो भी 23% के करीब। तो ये देख सकते हैं, तो ये काफी सोचने वाली बात है। केरल के अंदर चीजें घटी, तमिलनाडु के अंदर घटी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी घटी। ठीक है, इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर घटी, पर लेकिन कर्नाटक में बदतमीजी और ज्यादा बढ़ गई, 23% के करीब। तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बताया गया, अगर आज की बातें करो, ये यहाँ पर कई बार किसी के साथ में हरकतें होती रहती हैं सोसाइटी में, आप लोगों ने देखा होगा। लड़कियां जो है वो कोशिश करते हैं कि यार घर की इज्जत बेइज्जती की बात है, बोलो ना इसके बारे में, चुप्पी साध जाओ। तो 18 से लेके 49 यानी कि 18 से लेके 49 तक की अगर एज के बारे में आप लोग बात करोगे, ये चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी। तो ये भी काफी बुरी एक कंडीशन निकल कर आती है, जिसके बारे में बात करनी चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर अभी रिसेंटली जब बात करें हमारी कंट्री में, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, उनके द्वारा जो बातें बोली गई कि 6229 कंप्लेन जो है वो रिसेंटली अभी कुछ महीने के अंदर ही देखने को मिली। यानी कि हमारे देश के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेशन हो रहा है उसकी तादाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासकर कोविड-19 के टाइम पर। क्योंकि इंसान है, घर पड़ा हुआ है, अब घर में पड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा। अब फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि जॉब नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा उतारेगा, तो बच्चों पर उतारेगा, वाइफ पे उतारेगा। तो ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो कि सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या रियलिटी में एक वुमेन जो है वो अपने अधिकार यूज कर पा रही है। क्या हमारा देश आजाद होने के बाद भी 75 साल भी आज भी हम लोग उस लेवल पर पहुंचे कि हम लोग वुमेन को साथ में लेकर चल सके। तो उसके एक ऊपर डेटा पूरा तैयार यहां पर किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बोला जा रहा है कि ये किस तरीके से है, क्या ये पार्ट है, बोला जा रहा है कि पार्ट है संविधान का बट नॉट लीगल इफेक्ट, यानी कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कानून के थ्रू इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। बोला जा रहा है नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ए लीगल इफेक्ट, यानी कि कोई सा भी नहीं है, यानी कि ना तो ये है नोट और आइदर ये नोर ये। ठीक है, तीसरा बोला गया कि संविधान जो है एक तरीके से पार्ट है संविधान का, पर इसको आप लोग सेम लीगल इफेक्ट दे सकते हैं जैसे अदर पार्ट है। तीसरा बोला गया कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का बट नोट हैज ए लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट टू द अदर पार्ट। तो ये बोला गया। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी डी, ये आप लोग को बताना है। तो ये अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोगों को इसका आंसर जानने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटी सी बात जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अभी YouTube के द्वारा एक काफी बड़ा स्टेप उठाया गया है। उसमें उसने क्या किया, लाइक और डिसलाइक जो है उसमें से डिसलाइक को बंद कर दिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा पहले वीडियो आते ही दुनिया भर के डिसलाइक आ जाते थे। चलो कोई नहीं, वो चीजें चलती थी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे जो है ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता था। पर फिलहाल अभी क्या हो रहा है, जो SLV के ऊपर यानी कि स्टडी लवर वीर चैनल के ऊपर जो वीडियो आ रही है उनको रिपोर्ट किया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर, यानी कि मास रिपोर्टिंग की जा रही है। ये मैंने YouTube से बातें की तो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये मेल है। तो यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिटर है या फिर जो भी चिढ़ते हैं, आप लोग ये बोल सकते हैं काफी लार्ज स्केल पर मास रिपोर्टिंग वीडियो की कर रहे हैं। तो मास रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वीडियो आने के बाद भी चैनल पर लोगों को दिखानी देगी, और एक शैडो बैन करके चीजें होती है, यानी कि चैनल की जो रीच है वो YouTube के द्वारा रोक दी जाती है, वो ज्यादा नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग ये वीडियो खोल रहे हो, अब YouTube को कैसे पता चलेगा ये वीडियो अच्छी है या फिर ये वीडियो बुरी है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे तो इसका मतलब वीडियो अच्छी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो इसका मतलब वीडियो अच्छी है। पर लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इसको वीडियो को रिपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब वीडियो बुरी है। तो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो है वो वीडियो को रिपोर्ट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, YouTube के द्वारा ये मतलब YouTube के द्वारा जब मैंने बात की कि कई सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मेल नहीं जा रहा है, आज उनको पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, और इवन बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट होते हैं वो तो गायब होते ही होते हैं, उसमें ये लगता है कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है इस वीडियो के ऊपर। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा किसी वीडियो को मास रिपोर्ट किया जाता है
तो वो वीडियो हट भी जाती है और कई बार चैनल को भी बैन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दिक्कत देखने को मिल रही है। अब आप लोगों को अगर लगता है यार मैं कुछ इतना गलत पढ़ा रहा हूं कि उसको रिपोर्ट करना चाहिए, तो ये बटन है, इस पे जाकर सब वीडियो को रिपोर्ट करना कि हाँ ये इंसान कुछ भी सही नहीं कर रहा है, कुछ गलत चीजें पढ़ा रहा है। तो आप लोग भी जाकर इसको रिपोर्ट कीजिए ताकि ये वीडियो भी हटे और चैनल भी हटे। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना, अगर गलत हो रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है ये चीजें सही है, तो फिर यार आप लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये चीजें उसका इंपैक्ट कम पड़े। वो क्या है, जब सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि गलत टेंडेंसी के पड़ जाते हैं, तो फिर सही लोगों को आगे आना पड़ता है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये मेल में मुझे लिखा गया है कि जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे एसएलवी फैमिली मेंबर है, उनको ज्यादा से ज्यादा बोलो कि लाइक, कमेंट और शेयर की जाए ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ताकि जो ये हरकतें करने वाले लोगों की तादाद है वो कम हो जाए। उससे क्या होगा, यूट्यूब को ये पता चलेगा कि हाँ वीडियो सही है, वीडियो में कुछ गलत नहीं है। तो ये रेगुलर, खासकर जब से डिसलाइक बटन हुआ है, तो ये तो मौका मिल रहा है, अब इस पे यहाँ पर चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, अब आप लोगों को इसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि अगर इसी तरीके से मास रिपोर्टिंग होती रही तो चैनल जो है वो आगे आते आते इस तरीके से टर्मिनेट भी हो सकती है, इस तरीके से अगर चीजें कंटिन्यूअसली चलती रही। तो ये मुझे पता चला कि मेरे पास में 300 से 400 मेल, 250 से 300 मेल इसी चीज के आगे कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया, बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत कम लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच रहा है। तो मैंने बात की, तो मैंने कहा ये चल क्या रहा है। तो जब समझ में आया कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर वीडियो को जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसके अंदर गलत कंटेंट है। यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, मतलब कुछ गलत चीजें पढ़ा रहा हूँ क्या? अगर आप लोगों को लगता है गलत चीज है तो आप लोग भी रिपोर्ट करो यार इन वीडियो को, ताकि ये वीडियो बंद हो जाए नहीं। और अगर लग रहा है सही है तो फिर ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आप लोग ये करो, कम से कम इसके नीचे जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दो, या फिर जो भी आप लोग कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इससे पता चलेगा यूट्यूब को कि हाँ ये वीडियो सही है और वो फिर इन चीजों को सपोर्ट करेगा, वरना दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी इससे। तो ये आपके वजह से ही जो चीजें मेरे सामने निकल कर आई, वरना मुझे इसका अंदाजा भी नहीं चल रहा था। मैंने कहा ऐसा कुछ हो रहा है, जब आप लोगों ने बोला कि सर ये चल रहा है। तो यार देखो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के सामने सारी चीजें, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली आप लोगों से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के साथ में कई सारी चीजें और देखने को मिलेगी। यार जो गलत चीजें होती है ना, उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए कभी भी, ठीक है। और अगर कुछ अच्छी चीजें हो रही है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और खासकर अगर सोसाइटी में किसी ने कभी अच्छा करने की कोशिश की है ना, जैसे कि आप लोगों यहाँ पर मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लग रहा है कि जिनको भी लग रहा है चीजें कि ये इंसान जो है ये फ्री में इतनी चीजें क्यों प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो उसके चलते बहुत सारे ऐसे इश्यूज सामने निकल के आते हैं। हमेशा अगर कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है ना, उसके सामने रोड़े आते ही हैं। और पिछले 5 साल से मैंने बहुत सारी चीजें झेली हैं यार इन चीजों के बारे में। जब पॉलिटी पढ़ाया, जब दिक्कतें देखने को मिली, और भी लेक्चर्स आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि क्यों फ्री में पढ़ा रहे हो, तो वो वाली चीजें देखने को मिलती है। मैंने कहा यार जब तक मैं अकेला हूं तब तक फ्री में पढ़ाऊंगा, मेरे पास कोई टीम तो नहीं है, मुझे उनको सैलरी देनी है कि हाँ मुझे उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत है। मेरी जिंदगी आराम से चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक तो चीजें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन कंडीशन यहां पर ये आ जाती है कि लोगों को ये चीजें पसती नहीं है कि चीज चल क्या रहा है, इस क्वालिटी का लेवल का ये इंसान कैसे प्रोवाइड करा पा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी दिक्कतें सामने निकल कर आती है। पॉलिटी को देख देख कर चिढ़ते हैं आधी जनता तो कि इतनी अच्छी पॉलिटी पढ़ा कैसे दी फ्री में, ठीक है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, बकायदा मेल आता है मेरे पास में इस चीजों को लेकर। तो यार जो भी रिपोर्ट कर रहा है, अब आप लोग देखो आप लोग इसको कैसे कर सकते हो। मेरा काम था आप लोगों तक पहुंचाना, लेक्चर ही बना सकता हूँ यार मैं, इसके अलावा और लेक्चर बनाने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अभी हमारे देश में एक मिशन लॉन्च किया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट मिशन था, और वो कहीं ना कहीं पुराने मिशन का अपग्रेडेड वर्जन था। हमारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हमेशा बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये स्लोगन भी आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को यूज करने की कहीं बात आए तो। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, अभी बात ये की जा रही है कि हमारी कंट्री में स्वच्छ भारत मिशन जो है, एक तो गांव वाले एरिया में इंप्लीमेंट किया जाता है और एक शहरों वाले एरिया में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जो फर्स्ट फेज था वहां पर, उस टाइम पर बोला गया कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यानी कि जो शहरों वाला जो एरिया है, खासकर जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो सिटीज हैं हमारे देश में, उनको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। यानी कि पहले इनका काम यह था कि जहां जहां पर भी खुले में शौच होता है उसको आप लोग खत्म करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री काम को लेकर चलना है। उसके चलते इनके द्वारा कई सारे काम किए गए। आज की डेट में इनके द्वारा ऐप भी लेकर आए गए यहाँ पर, ये ठीक है, जिसके चलते चीजों को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया सके, कहां कहां पर क्या क्या दिक्कत है उसको देखा जा सके और फिर आगे लेकर चला जा सके। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। और जो भी सिटीजन की जो भी दिक्कत है, जो भी उनकी ग्रेवेंस है, यानी कि उनके जो भी डाउट है, उनको सबको सॉल्यूशन निकाला जाए, उनके जो भी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम का समस्या का समाधान किया जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण लाया गया यहाँ पर अलग अलग एरिया में, जिसके चलते देखा गया कि चीजों को साफ सफाई कैसे करनी है, और इवन रैंकिंग भी दी जाने लगी सबसे साफ स्वच्छ कौन सा एरिया है। देखा ना, अभी इंदौर हम लोगों ने देखा लगातार बाजी मार रहा है। तो सारी चीजें, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पुराना स्वच्छ भारत मिशन बताता हूं, जो कि स्टार्ट किया गया था 2014 में। कब स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जो जयंती थी
और फिर टारगेट रखा गया, जैसे आप लोग डेली टारगेट रखते हैं ना, उठते ही मैं बोलता हूं कि वीडियो के नीचे लिखा करो कि आप लोगों का आज का टारगेट क्या है, और फिर शाम को जब वीडियो आती है उसके नीचे लिखा करो कि हाँ आज का टारगेट इतना अचीव कर लिया। तो ऐसे ही बोला गया था कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की वो सेलिब्रेट की जानी है, और उसी के चलते यहाँ पर 2 अक्टूबर से ये 2014 से 2019 तक का टारगेट रखा गया कि हम लोग क्या करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने भारत को स्वच्छ करेंगे। इसके चलते यहां पर जो सेंसस 2011 के हिसाब से डेटा लिया गया, जनगणना के हिसाब से, कि हाँ यार इन लोगों को हम लोग को स्वच्छता के द्वार पर लेकर जाना है। उसमें मौका क्या था और मुद्दा क्या था? मुद्दा यार पहले तो यही था कि हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे, यानी खुले में शौच नहीं होना चाहिए, ओपन स्काई टॉयलेट। उन्हें मूवी भी देखी थी, मैंने बोला था कौन सी मूवी में, बार बार उसका नाम भूल जाता हूं, कि यार जब खुले में शौच करते हैं तो ठंडी ठंडी हवा लगती है और वो सारी चीजें, वो सब चीजें थी तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी बुरी कंडीशन है, इसकी वजह से दुनिया भर की बीमारी फैलती है। अब टॉयलेट फ्लश के होने चाहिए, उससे यहां पर क्या रहेगा, जो भी यहां पर दिक्कतें हैं तुरंत साफ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर किसी इंसान को गटर में उतार कर उससे गटर साफ करवाना, वो वाली चीजें काफी ज्यादा है, तो वो मशीन से करो यार, ये इंसानों के थ्रू मत करो। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेज करना है आप लोगों को, ये काफी बड़ी दिक्कत है और इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है। मतलब क्या है? मतलब ये है, यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा आज की डेट में भी हमारी जो सिटीज है ना, जैसे दिल्ली हो गई, बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं, वहां पर कूड़े के करकट के पहाड़ बन चुके हैं। तो उन पहाड़ों में से दुनिया भर की गंदगी फैलती है, तो उसके ऊपर काम करना है। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम बोलते हैं, ये आप लोगों को मैं समझाऊंगा यहाँ पर, जिसके चलते आप लोग चीजों को समझ पाएंगे डिटेल में, ठीक है? तो समझेंगे ये क्या होता है, एक शब्द यूज किया जाएगा जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ताकि आप लोग समझ सके, ठीक है? कि कैसे इनको यूज करना है, कैसे रीयूज करना है, तो सारी बातें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो इसको यहाँ पर समझेंगे कि बायो रेमेडिएशन क्या होता है, ये भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझेंगे। तो अभी मुद्दा क्या है, तो इसको साफ सफाई करनी है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात होती है बिहेवियर। जैसे पहले कोई था, वीडियो अपलोड करी, तुरंत उसको डिसलाइक कर दिया, तो एक इंसान का बिहेव है ना, मतलब वो वीडियो डिसलाइक करने के लिए आ रहा था, ठीक है? अब वो मौका नहीं मिल रहा तो कुछ और कर रहा है। इसी तरीके से घर में टॉयलेट तो बन गया, पर इंसान क्या है, उसको यूज ही नहीं कर रहा है, उसको बाहर जाकर ही मजा आ रहा है। तो वो वाली चीजें यहाँ पर नजर आती है। तो अर्बन वाले एरिया में अलग मुद्दा है और गांव वाले एरिया में अलग मुद्दा है। तो याद रखिएगा, जो शहर वाले एरिया में अगर कोई स्कीम, कोई ऐसी योजना इंप्लीमेंट करनी है, सबके लिए लेकर आनी है, तो उसको कौन करता है? उसको करता है यहाँ पर बेसिकली, ये जो गांव वाले एरिया में कौन करता है? गांव में करता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। तो ये याद रखिएगा, ये वाली मिनिस्ट्री है जो गांव वाले एरिया में इंप्लीमेंट करती है। अब शहर वाले एरिया में कौन इंप्लीमेंट करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये मिशन भी कई बार पूछा जाता है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताओ, कब लॉन्च किया गया था? तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की 2019 में, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बोला गया कि कंप्लीट है, ठीक है? अब मुद्दे क्या क्या वो समझ लेते हैं। अभी जो रिसेंट अभी इसका, जैसे रजनीकांत की मूवी ने रोबोट, उसका अभी रोबोट 2 आ गई थी, ऐसे यहां पर इसका रोबोट 2 आ गया, यानी कि इसका सेकंड वर्जन आया, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये सेकंड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा किस मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्या बोला मैंने यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्यों? क्योंकि शहरों वाले को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री यही है। कई बार क्या करेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे आप लोगों को, बोलेंगे क्वेश्चन बताओ ये, तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया? तो भाई साहब यहाँ से आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक इसका थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाओगे, ठीक है? तो फिर वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये मिनिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसका टारगेट कब तक है सेकंड वाले मिशन का? तो 21 से लेके 26 तक का। जैसे हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन का चल रहा है, उसकी भी एक सारे एज बढ़ गई यहाँ पर फाइनेंस कमीशन की, वही मुद्दा देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। अभी सेकंड फेज इसका आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पहला फेज बताया यहाँ पर जिसमें ओपन डेफिकेशन फ्री के बारे में बात की जा रही थी, पर लेकिन अब ओपन डेफिकेशन फ्री तो हो गया, अब एक्स्ट्रा काम चल रहा है। एक्स्ट्रा क्या है? प्लस। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। प्लस का मतलब क्या है कि टॉयलेट के साथ साथ में यहाँ पर वाटर, इसी के साथ में मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन के बारे में फोकस देना है, साफ सफाई के बारे में फोकस देना है अलग से। यहाँ पर किस तरीके से? एक तो आप लोग कीचड़ वगैरह खत्म करना है, और सेफ्टी जो यहाँ पर सेफ्टी जो मैनेजमेंट होता है वो करना है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे घरों में आप लोगों के शौचालय है, तो शौचालय आप लोग यूज करते हैं, तो जो भी यहाँ पर जो सारा जो ये एक तरीके से जो एक्सट्रैक्ट जाता है यहाँ पर इकट्ठा होता है, फिर उसको यहाँ से निकाला जाता है। निकालने के बाद में उसको भरकर ले जाते हैं, और भरने के बाद में फिर उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे क्या करते हैं, उसका कई बार कंपोस्ट बनाते हैं, खाद वगैरह बनाते हैं, तो उसको रीयूज कर लेते हैं, फिर उसको खेतों में खाद के तौर पर। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रॉपर तरीका हो गया इसको मैनेज करने का। तो ये वाला तरीका अगर फॉलो कर रहे हैं तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो इसके चलते लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, तो उसमें यहां पर ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए और कीचड़ भी यहां पर हटाया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर देखने को जो मिल रहा है वो यह कि टॉयलेट जो है उनको ट्रीट करना है रीयूज वाटर, यानी कि जिससे पानी हो गया, कई बार क्या करते हैं, नहाने धोने का पानी है, हम लोगों ने खूब खिलाया, उसमें खूब बहाया पानी, आगे चलकर अगर उस पानी को हम लोग गार्डनिंग के लिए यूज कर ले तो कैसा रहेगा? तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर एटलीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी की बात की गई यहाँ पर, यानी कि गार्बेज फ्री सिटी आप लोगों को लेकर आनी है, कूड़ा करकट फ्री, और क्या करना है, बायो रेमेडिएशन की बात की जा रही है।
तो होता क्या है देखिए यार, आज की डेट में ये होता है बेसिकली, हम लोग कूड़ा करकट फेंकते रहते हैं ऐसे ही, तो उसको अगर आप लोग सबको मिक्स कर दोगे, प्लास्टिक भी उसमें, सब्जी भी उसमें, छिलके भी उसमें, मतलब फल फ्रूट्स के, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो उसको अलग अलग निकालने की बात की जाती है। तो यही सिस्टम है जिसके तहत यहां पर बोलते हैं इनको अलग अलग करना है। तो एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से जिनको रीयूज किया जा सकता है, और एक्सट्रैक्ट करना है जिसको आप लोगों को वेस्ट की तरीके से यूज कर सकते हैं, वो खेतों में खाद की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में बात यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को यहां पर कनाडा के अंदर, कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर बोला गया कि ऐसे ऑल्टरनेटिव इनका यूज करो। प्लास्टिक के बैग की जगह आप लोग कोई थैला यूज कर लो, प्लास्टिक की चम्मच की तरीके से इसकी जगह आप लोग ये स्टील की चम्मच वगैरह यूज कर लो। अगर कोई ऐसी ट्रे वगैरह कर रहे हैं तो लकड़ी की यूज कर सकते हो। इसके तरह भी यहाँ पे यूज एंड थ्रो वाली सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह यूज कर सकते हो। तो सारा बताया गया है। आखिर क्यों बताते हैं इतना मुद्दा? क्योंकि यार ये हरकतें देखने को मिलती है। तो इन हरकतों से अगर आप लोगों को बचना है, यानी कि आज की डेट में जो गायें हैं जो बाहर घूमती हैं, इसी के साथ में जो दूसरे पशु पक्षी हैं, उनको जो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो हम लोगों ने आज की डेट में अपने फायदे के लिए दुनिया को बर्बाद कर दिया है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। और एक जो सबसे खतरनाक चीज ये है भाई साहब, अगर एक प्लास्टिक का बैग आप लोग यूज कर रहे हैं ना, उसकी जिंदगी जो होती है 20 साल होती है कम से कम, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई बोतल जो पानी पीकर आप लोग फेंक देते हैं ना, आप लोग 4 बार जिंदगी जीकर चले जाओगे इस धरती पर से, पर वो बोतल नहीं जाएगी, वो यहीं पड़ी रहेगी। समझो आप लोग, यहाँ पर जो कॉफी का कप पीकर आप लोग कॉफी फेंकते हो ना, 500 साल तक वो कॉफी का कप जो है वो यहीं पड़ा रहना है। तो समझिए आप लोग यहाँ पर किस तरीके से चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि टूथपेस्ट आप लोगों ने यूज किया और फेंक दिया और नया टूथपेस्ट लेकर आ गए, तो 500 साल तक यहाँ पर टूथपेस्ट पड़े हुए हैं दुनिया भर के लोगों के। तो सोचे टूथपेस्ट का पहाड़ बन जाएगा। तो ये सारी जो प्लास्टिक है इस तरीके की, तो वो कम से कम हम लोग को दूर करनी है। कम से कम गांव में जो लोग रहते हैं तो नीम की दतून होती है, मैं हमेशा गांव में जब भी जाता हूं दतून यूज करता हूं। तो उससे क्या रहता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी अच्छा लगता है। तो आप लोग उसको लाइफ का पार्ट बना सकते हैं यार। जहां पर आप लोगों को लगे ना आप लोग कुछ कर सकते हैं, वहां पर जरूर कीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के नेचर में वो चीजें झलकनी चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम में जाकर बोल देंगे और ये हो जाएगा। यार वो अपने बारे में सोचो ना, थोड़ा सा कंट्री के बारे में भी, तो अच्छा लगेगा कम से कम अगर ये चीजें आप लोग अपने नेचर में लेकर आओ। स्वच्छ भारत मिशन जो सेकंड है, उसमें अभी टारगेट क्या है 2021 से लेकर 26 तक का, तो ये 4 टारगेट है। एक तो यहाँ पर फिकल स्लज जो मैनेजमेंट करना है, मैंने ये बताया, जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को मैनेज करनी है, वेस्ट को मैनेज करना है, तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। सेग्रीगेशन करना है गार्बेज का, अलग अलग करो प्लास्टिक का, और जो यहाँ पर वो सारी चीजें, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम करो, यानी कि यूज एंड थ्रो वाली होते हैं ना, इवन आप लोग जो भी यहाँ पर चीजें यूज करते हैं एक बार यूज करके फेंक देना, बस यूज एंड थ्रो में आती है, तो वो कम होना चाहिए। और मैक्सिमम 90% से ऊपर प्लास्टिक यही है। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, तो उसके ऊपर काम करना है। जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिमोलिशन हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई और फिर से तोड़ दी, तो कैसे इसको टैकल करना है, तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। तो पूरा मैंने समझा दिया, तो इसीलिए मोदी जी ने बोला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तभी जाकर हम लोग इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, वरना ये चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है, आप लोगों ने बिग बॉस कौन कौन देखना पसंद करता है, ठीक है। बिग बॉस जो कि सलमान खान, सॉरी शाहरुख खान बोला था मैं, उसके द्वारा लेकर आया जाता है। तो बिग बॉस में क्या रहता है कि बिग बॉस आप सबको देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हैदराबाद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हैदराबाद के अंदर में क्या किया, बिग बॉस इज वॉचिंग यू। तो यहाँ पर ऐसा एक वो नहीं, एक होर्डिंग वगैरह लगा देते हैं, तो ऐसा एक होर्डिंग लगा दिया कि बिग बॉस इज वॉचिंग यू। अब यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि भाई साहब कैसे देख रहे हो, तो बता दो, हम भी तो जाने कि तुम देख कैसे रहे हो। तो ये बोल दिया कि ये क्लियर नहीं है वो देख कैसे रहे हैं। यानी कि एक तो ये हो सकता है कि वो इसलिए देख रहे हैं कि भाई साहब आप लोग ना रूल और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रेड लाइट पर रुक रहे हो कि नहीं रुक रहे हो, कुछ उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं कर रहे हो। तो यानी कि एक तरीके से एक तो ये देख रहे हैं कि हाँ आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो भाई साहब ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात होती है ना, स्टेट लिस्ट के अंडर में आती है। तो अब स्टेट जो है जो रूल बनाएगा, अब हैदराबाद में अलग से रूल बना दिए, ठीक है। अब दिल्ली में अलग से रूल हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी के कोई रूल बनाने लगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जाओगे योगी जी अलग रूल बना देंगे। तो अलग अलग राज्य अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं, कोई तो बोले कि योगी जी देख रहे हैं, ठीक है, योगी जी इज वॉचिंग यू, कोई बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी इज वॉचिंग यू, इन्होंने लिख दिया बिग बॉस इज वॉचिंग यू। अब देख तो रहे हैं, पर लेकिन क्यों देख रहे हैं, तो बता दो भाई साहब, कुछ काम नहीं है क्या? तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इनके द्वारा बोला गया कि ये बताओ कि देख क्यों रहे हो। पहला तो भी रूल फॉलो कर रहे हैं नहीं, दूसरा कि सिटीजनशिप सेफ है, ये देख रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए। रात को कोई लड़की अगर बाहर गई हुई है, घर से अगर लेट, घर से अगर मतलब बाहर से काम से घर पे लेट आ रही है, तो क्या वो सेफ है? आप लोग वो देख रहे हैं क्या? या फिर कुछ और ही नजारा चल रहा है कि हाँ भाई साहब बस मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी आप लोग हरकतें करो सारी हरकतें मॉनिटर करेंगे। तो यानी कि एक तरीके से अच्छा करो चाहे बुरा करो, दोनों हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो या फिर ये कर रहे हैं, तो ये बताना जरूरी है, ये आप लोगों ने बताया नहीं।
तो यहां पर अभी हुआ क्या, ये हुआ एक पर्टिकुलर एनजीओ है, इसके बारे में यूपीएससी से क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। इसके बारे में बताइएगा कहां पर ये सिचुएटेड है, इस एनजीओ के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलते हैं। तो इसके द्वारा ये बोला गया कि आज की डेट में दुनिया भर के लोगों का सर्विलेंस किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर में। और ये क्या होता है, ये सर्विलेंस जब इंसान का होता है तो उसकी प्राइवेसी के ऊपर भी इंपैक्ट डालता है। वो क्या कर रहा है, कहां घूम रहा है, क्या खा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग बाहर जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर अपने फ्रेंड के साथ में, तो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है कि कहां कहां पर आप लोग जा रहे हो, कहां कहां पर घूम रहे हो, क्या क्या आप लोग खरीद रहे हो, कहां कहां से क्या क्या चीजें चल रही है। तो इतने दुनिया भर के सीसीटीवी कैमरे तो हर जगह उनको यूज किया जा रहा है। पर लेकिन चलिए ये तो सही है, आप लोग डेटा को इकट्ठा कर रहे हो, पर क्या उस डेटा को आप लोग प्रोटेक्ट कर पाओगे? देख तो आप लोग रहे हो सबको यहाँ पर कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, तो क्या आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे? पता चला वो डेटा कल को किसी ने चोरी कर लिया और ये सारी चीजें जो है ये ऑलरेडी पब्लिक में आ गई कि पर्सनल लाइफ में इंसान क्या कर रहा है। तो आप लोग लॉ एंड ऑर्डर का जो मेंटेन करने वाला फंडा है वो अपनी जगह सही है, प्राइवेसी को भी आप लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश के अंदर में, खासकर जब तक हमारी कंट्री में कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं लाया गया है। क्यों? क्योंकि इंसान का अगर कोई डेटा चोरी हो रहा है तो कानून नहीं है, और कानून नहीं है तो चोरी कितना भी कर लो सजा नहीं मिलेगी, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो अभी जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पूछे, इसका क्या मतलब होता है? जब जुडिशरी जो है वो अपने दायरे से बाहर जाने लगे, अपने दायरे से मतलब का बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करने लगे, मतलब ये कि जब हमारी कंट्री में जो सरकार है वो कानून न बनाए तो जुडिशरी को आना पड़ता है आगे। तो फिर नहीं, एक तरीके से जब जो है धरती पर आप लोगों ने सुना होगा शक्तिमान में कि जब जब एक तरीके से नहीं गुनाह बढ़ेंगे तब तक शक्तिमान आएगा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है हमारा शक्तिमान। तो आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। 2017 में आया ये केस निकलकर, केस पुत्तस्वामी का केस। वो भी कब आया था? जब आधार कार्ड का दुनिया भर का डेटा जो है वो यहाँ पर पब्लिक में आने लगा था निकल के, किसी की आंख का डेटा, किसी के चेहरे का डेटा, किसी की फिंगरप्रिंट का डेटा वो पब्लिक में आने लगा। तो कोर्ट आया कि भाई साहब तुम कैसे थमोगे नहीं, तुम तो ये हरकतें कर रहे हो। तो उसके चलते देखने को मिले। तो ये याद रखिएगा आर्टिकल 141 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि जो मैंने बोल दिया वो सारे घर में इंप्लीमेंट कर दो। यानी कि माँ बाप नहीं है, उन्होंने कुछ बोल दिया कि हाँ घर में यही चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये कि संविधान ने मुझे पावर दे रखी है कि जो भी यहाँ पर मैंने बोल दिया वो सारे कोर्ट इंप्लीमेंट करो। क्या? यानी कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। अब सारे जितने भी कोर्ट हैं वो सारे इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, ये मैंने बोल दिया तो पूरे देश में इंप्लीमेंट हो गया वो। तो आर्टिकल ये 21 जो है इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 21 से निकालकर यहां पर लाया गया पार्ट 3 में संविधान के अंदर। आर्टिकल कितने से कितने तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 21 के लिए यहां पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिली और केएस पुत्तस्वामी केस के द्वारा ये चीजें निकल कर आई। तो अब तो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गया है। अब इतने लार्ज स्केल पर मास सर्विलेंस आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये मुद्दा निकल कर आया यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करें तो जैसे कि कैसे फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, तो हर एक इंसान का फेस रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर के सीसीटीवी लगे हैं तो ये सही भी है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। आप लोगों ने अगर कल वाली वीडियो देखी होगी जो नैनो मैगजीन की आई थी मॉर्निंग, मतलब जो शाम को आती है आप लोगों की 8:30 बजे, उसमें मैंने ये सारी चीजें डिटेल में आप लोग कवर कराई। ये पूरा एक टॉपिक मैंने कवर कराया फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का। उसमें आप लोगों का चेहरा जो होता है ना, इंसान का थोपड़ा जो है उसको बिल्कुल कैप्चर किया जाता है कि कौन कौन से पॉइंट है। अच्छा उसके होठ बड़े हैं, आंखें छोटी हैं, नाक बड़ा है, माथा बड़ा है, ठुड्डी यहाँ पर है, तो हर एक पॉइंट पर टैकल करने की कोशिश की जाती है। आंखों की पुतली कैसे है, अलग अलग कलर होता है ना आंखों का, वो सारी चीजें देखी होंगी। फिंगरप्रिंट हर एक इंसान की धरती पर अलग है, तो ये फायदा है, इसका यूज करने की कोशिश की जाती है। तो क्या क्या है, कल को मान लीजिए आप लोगों को एयरपोर्ट पर जाना है, वहां लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो इंसान का टाइम बचेगा और टाइम से कीमती कोई करेंसी नहीं है आज की डेट में। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि किसी ने क्राइम कर दिया तो तुरंत उसका थोपड़ा उठाया, और जितने हमारे पास में थोपड़े ऑलरेडी पड़े हुए हैं हमारे डेटा के अंदर में, यानी कि एक तरीके से जो भी हमारे पास में डेटा इकट्ठा है, तो तुरंत उसको मैच कर लिया और फिर देखा कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है उससे बोले कि अच्छा ये इंसान है ये, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ना, तो वो वाली चीजें हैं। तो ये देखने को मिलेगा। कई बार बच्चे गुम हो जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, अगर आधार कार्ड उनका बना हुआ है तो पता चला उसका हम लोग डेटा उठाकर उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कहीं पर कोई बच्चा देखने को मिल रहा है, किसी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर किया गया क्या उस बच्चे को, तो बहुत सारे फायदे हैं। पर लेकिन उसी के साथ में आप लोग को नया डेटा प्रोटेक्शन भी लेवल लेकर आना पड़ेगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने इकट्ठी कर ली, पता चला उसका मिसयूज हो रहा है, तो वो कैसे टैकल करोगे। टाइम सेविंग है, समझ में आता है, पर लेकिन सिक्योरिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो वो चीजें समझ में आती है। तो ये आप लोगों ने जो बायोमेट्रिक इतनी इंफॉर्मेशन ले ली है तो उसको कैसे यूज करोगे, तो ये समझ में आता है। होता कैसे है ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पहले इमेज को कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पर फेस की जो भी चीजें हैं उसको देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट है, कहां पर, उसको पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं पूरे चेहरे का, और फिर कंपेयर करते हैं जो डेटा इनके पास में पड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पर मैच करते हैं, अच्छा ये है भाई साहब इसने हरकतें की है। तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन को। तो पूरा चेहरा अगर आधा भी दिख जाता है तो उससे भी रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया जा सकता है।
तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। तो बात क्या आ रही है निकल के कि एक तो यहां पर चलिए सही है कि आप लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, पर कितना डेटा कैसे आप लोग इकट्ठा करोगे। दूसरा, राइट टू प्राइवेसी का हनन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा, ये चलिए डेटा कोर्ट के अंदर भी यूज किया जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में जब ट्रायल की जाती है, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो हमारे देश में ही नहीं है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, इतने दिनों से आप लोग पास ही नहीं कर रहे हो उसको, तो आप लोग कैसे यहां पर बोलोगे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने आप लोग को बताया था कल भी, कि चेहरा जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहां पर ये चेहरा होगा 15 से 16 या 17 साल की लड़की का, ये होगा लगभग 30-35 या एक तरीके से लगभग ये होगा 50-60 या फिर 70 साल की एक पर्टिकुलर औरत का, तो चेहरा चेंज होता रहता है। तो ये कई सारे चैलेंज भी आप लोग को देखने को मिलेंगे जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो रिक्वायरमेंट तो है यार, देखिए इससे फायदे तो बहुत होंगे हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन वही है कि क्या डेटा को आप लोग यहाँ पर सिक्योर रख पाओगे, तो ये वाला मुद्दा है यहाँ पर। ये तो उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है। तो रिस्क जो है वो कम्युनिटी को मास सर्विलेंस अगर हो रहा है, जैसे मैं ना मास रिपोर्टिंग हो रही है, तो ये जो वर्ड है ना मास रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि काफी लार्ज स्केल पर, तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि मास रिपोर्टिंग वर्ड इनके द्वारा यूज किया गया यहां पर, ठीक है। कि जो वीडियोस हैं उनकी अगर मास रिपोर्टिंग हो रही है तो फिर वीडियोस क्या जाती है, वो रिव्यू में चली जाती है, और फिर रिव्यू में चली जाएंगी तो जब तक उसको चेक नहीं करेंगे कि उसके अंदर कुछ गलत है नहीं है, तब तक वो वीडियो जो है वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो वीडियो की जो है वो रीच वहीं पर ही रुक जाती है। तो वो दिक्कतें देखने को मिलती है इसके अंदर। तो इससे चैनल जो है वो आराम आराम से डेड होने लगता है, और चैनल जो है वो एक मौत के कगार पर पहुंच जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर मास सर्विलेंस आप लोग कर रहे हैं तो उस तरीके से फिर देखना चाहिए कि डेटा आप लोग कैसे सेव कर रहे हैं। तो हमारे देश में जैसे कि आज की डेट में 1 लाख सिटीजन के हिस्से में 144 कांस्टेबल आते हैं, तो क्या हर जगह हम लोग कांस्टेबल लगा सकते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग ये सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लेकिन कॉस्टली भी काफी रहेगा ये, तो इसको आप लोग को ढंग से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में लॉ एंड ऑर्डर और प्राइवेसी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सिक्योरिटी एजेंसी भी कई बार क्या करती है, काफी लार्ज स्केल पर डेटा उठाती है और जो प्राइवेसी है उसको इग्नोर कर देती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे यहां पर समझाए गए हैं। तो राइट टू प्राइवेसी और लॉ एंड ऑर्डर ये दोनों साथ में चलने चाहिए, ठीक है। तो बोला गया है यहां पर कि व्हाइल अपकीप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज पैरामाउंट, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लेकर चलना है। लॉ एंड ऑर्डर सही है, समझ में आ रहा है, पर लेकिन राइट टू प्राइवेसी एंड इन्फॉर्म कंसेंट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाएगा एग्जाम के अंदर में कि हाँ सही है, लॉ एंड ऑर्डर को आप लोगों को मेंटेन करना है, पर लेकिन इंसान का कंसेंट भी तो ले कि हाँ तुम्हारा डेटा भाई साहब इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपनी मर्जी से ये सारे काम कर रहे हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है, ये भी सोचने के लिए आप लोगों को मजबूर करेगा कि आज की डेट में अगर कोई इंसान कोर्ट के अंदर जा रहा है, तो कोर्ट के अंदर जाकर वो केस लड़ेगा तो उसकी कमर टूट जाती है, जिंदगी भर की कमाई चली जाती है। तो क्यों ना उस मुद्दे को बाहर ही सुलझा लिया जाए, बाहर ही निपटा लिया जाए। तो इसी के चलते हमारे देश में एक बिल आ जाती है, इसको बोले मीडिएशन बिल। नाम क्या इसका समझ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ड्राफ्ट किया गया मीडिएशन बिल 2021। इस बिल के अंदर में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जरूरत क्यों पड़ी इस बिल की। सबसे पहली बात तो यह कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यहां पर होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को याद होगा, अगर पॉलिटिकल लेक्चर आप लोगों ने देखे हैं, जिसने पॉलिटिकल लेक्चर देखे उसको तो पता ही होगा। खैर ये मैंने पॉलिटी का पूरा लेक्चर लिया था, आप लोगों को डिटेल में समझाया था हमारे देश के अंदर जुडिशियल प्रोसीजर कैसा है, ठीक है। इसी के अंदर मैंने बताया था कहां कहां पर कौन कौन से कोर्ट होते हैं। तो इसी के अंदर एक मुद्दा मैंने आप लोगों को समझाया था लोक अदालत का। तो लोक अदालत का ये जो टॉपिक था ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब ये कि एक ऐसा इंसान जिसको आज की डेट में कोर्ट के अंदर जाकर अपना मुद्दा नहीं सुलझाना है, वो बाहरी अपना प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही आकर अपने मुद्दे को सुलझा सकता है, यानी कि कोर्ट में जाने से पहले ही। होता क्या है बेसिकली, यहां पर दोनों की सहमति जरूरी है। एक ने बोला कि मुझे यहां पर बेसिकली जनता अदालत लोक अदालत में जाना है, दूसरे ने बोला नहीं भाई साहब मुझे लोक अदालत में जाने नहीं है, मैं तो कोर्ट में ही देखूंगा तुझे। तो वो वाली बात है। तो पहले तो दोनों को यहां पर सहमत होना चाहिए कि हाँ भाई साहब हम लोग इसको कोर्ट से बाहरी मैटर को सुलझाएंगे। तो इसलिए इसको लोक अदालत, जनता की अदालत यहां पर बोला गया। जैसे नहीं अपन लोगों ने सनी देओल की मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी उसमें कि देवा की अदालत, तो वही बातें हैं यहाँ पर, तो देवा की अदालत चलती है। तो ये गांधी प्रिंसिपल पर है। जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे तो वो भी कुछ ऐसा ही किया करते थे, मतलब लोगों को ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था जब मैं किताब पढ़ रहा था माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, तो उसमें कई सारी ऐसी बातें उनके द्वारा लिखी गई है। मतलब एक ऐसा इंसान कि यानी एक तरीके से अपना जो उसकी रोजी रोटी है उसी के ऊपर, मतलब पेट के ऊपर लात मारा है जनता के फायदे के लिए। यानी कि वो क्या करते थे, एक तो है कि गांधी जी जो है वकील है, वो कोर्ट में जाए केस को लेकर और वहां पर लड़े, ठीक है, और फिर उनके केस को जिताकर लेकर आए तो उनका पैसा भी बने। वो क्या कहते थे, यार तुम अंदर जाकर करी क्या रहे हो, फालतू में तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, बाहर मिलकर सुलह कर रहो और अपनी जिंदगी जो है कुछ और अच्छे कामों में लगाओ। तो ये बिल्कुल वही हो गया, तो बिल्कुल वही हो गया कि एक तरीके से इंसान जो है वो अपनी रोजी रोटी पर लात मार रहा है, ठीक है। जैसे नहीं एक तरीके से, जैसे एक मेल, मुझे काफी टाइम हो गया, काफी दिन पहले एक मेल आया, उसने बोला कि सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराओगे तो खाओगे क्या
मैंने कहा भाई साहब मेरे पेट की चिंता छोड़ो, तुम अपने पेट की चिंता करो। तो एक मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का था वो कहीं मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, तो उनके द्वारा बोला कि ये सारी जो वीडियो है ये हमको दे दो पॉलिटी की। मैंने कहा अच्छा जी। तो ये सारी चीज देखने को मिलेगी। तो गांधी जी ये काम किया करते थे कि एक तरीके से लोगों को बोलते थे फालतू की टेंशन नहीं लिया करते। जैसे मैं बोलता हूं ना कि सारी चीजें पड़ी तो है यूट्यूब पे, क्या फालतू में आप लोग दुनियादारी के पीछे पड़े हो, वो तो अलग चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ये काम किया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या था कि बाहरी लोगों का मैटर सुलझा ले, तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इनके ऑल्टरनेटिव है जो ऑलरेडी चल रही है उसका। तो ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है ये इनएक्सपेंसिव रहता है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है, लोगों के फायदेमंद रहता है और व्यवहार भी अच्छा बना रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की सहमति से सॉल्यूशन निकल रहा है। और वहां पर क्या होता है, कोर्ट में एक जीतेगा दूसरा हारेगा, दूसरा सेलिब्रेट करेगा एक रोएगा, तो वो वाला मुद्दा ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उसकी वजह से दुश्मनी बढ़ती नजर आती है। तो ये वाला मुद्दा सही है। तो लेक्चर को जाकर देखिएगा, पूरा डिटेल में बताया गया है। कुछ ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर भी देता हूँ। फर्स्ट लोक अदालत हमारे देश में पोस्ट इंडिपेंडेंट गुजरात के अंदर 1982 में आप लोगों को देखने को मिली थी, जिसमें यहां पर डिस्प्यूट को वेरी सक्सेसफुली सेटल किया गया बाहरी। और ये ऐसा है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होता है, ऐसा नहीं कि हवा में बातें चल रही। क्यों? क्योंकि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट हमारी कंट्री में 1987 का, उसके हिसाब से काम करती है कि कैसे आप लोगों को प्रोविजन होना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज कराना है, कैसे काम करना है। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे आप लोगों ने देखा ना एनजीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर, तो वो क्या काम करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, जैसे बताया गया वही सिस्टम यहां पर है। ये कोई भी यहां पर लोक अदालत जो है वो सेम पावर रहती है कोर्ट की, ठीक है, अंडर यहां पर देखने को मिलेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के। पर लेकिन यहां पर क्या रहता है कि यहां पर ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो रहता है उसको नॉर्मली फॉलो नहीं करते हैं, ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। यानी कि एक तो अपने ही केस में खुद जज नहीं रहोगे, एक किसी को बिना सुने जो है वो जजमेंट निकल के नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा फंडा यहां पर देखने को मिलेगा। और नो वकील नो दलील, जो भी यहां पर फाइनल आ गया वो डिसीजन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नो अपील शैल इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत, क्योंकि वहां पर दोनों सहमत होकर ही आप लोग गए हो। अगर फिर भी वहां से आप लोग जाओगे तो ये क्या फायदा रह जाएगा, पता चला लोक अदालत में केस हो गया, फिर से आप लोग हाई कोर्ट में, फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, तो लोक अदालत का तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना। तो इसलिए यहां पर आज की डेट में ये आर्बिट्रेशन सेंटर बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में काम करने के लिए आ गई, अब उसका झड़प हो गया हमारे देश में, केस चल गया। अभी आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र थे गुजरात था, जहां पर गुजरात के अंदर था ना शायद, एग्जैक्टली बताइए, चलिए महाराष्ट्र गुजरात के अंदर वो आलू की खेती के ऊपर किसानों के ऊपर केस चला दिया था। उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो चिप्स बनाती है, उसने क्या किया, वो पर्टिकुलर वैरायटी के आलू लेकर आती है। तो कुछ किसान ऐसे थे बेचारे, उन्होंने वो आलू खेतों में उगा दिए, तो कंपनी ने उनके ऊपर करोड़ों का बैन लगा दिया। तो वो दिक्कतें देखने को मिली यहाँ पर। फिर बाद में हालांकि वो उसने वापस ले लिया और बोला कि हमारी परमिशन से उगा लो यार तुम ये, पर लेकिन कंडीशन तो ये है कि वो किसान अगर उस आलू को उगा रहे हैं तो आप लोग उसके ऊपर बैन लगा दे रहे हो, वो भी करोड़ों का। मतलब जो इंसान जो है वो अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ऐसे मुद्दे भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो उसको बाहर चीजों को निपटा ले तो ये सारी चीजें फिर निकल कर आती है। तो मुद्दा ये रहता है कि वो कंपनी का केस आ गया, पता चला कुछ सॉरी यार कुछ ऐसी चीजें हो गई कि लार्ज स्केल पर बढ़ गई, तो फिर आगे लेकर चलना पड़ेगा। तो क्यों ना मीडिएशन के थ्रू कंट्री के अंदर ही उसको निपटा लिया जाए, तो ये रहता है। तो मीडिएशन होता है कि आप लोग रूल और रेगुलेशन बना लो उसके चलते। तो हमारी कंट्री में इसके अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आता है, जब उनको रहता है कि प्रॉपर एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, यानी कोई ना कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए ताकि लड़ाई का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये है, तो इसके चलते मीडिएशन एक अच्छा तरीका है यहाँ पर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंटरनेशनल ट्रीटी जो होती है उनको भी प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, तो उसके साथ ही मिलकर काम करते हैं। जैसे हम क्या है यहाँ पर सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, इसके हम लोग सिग्नेटरी हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री के अंदर ये चीजें होनी भी चाहिए। कल को अगर कोई ऐसी दिक्कतें निकल कर आती हैं तो बाहर की जो कंट्री है, जो कंपनी है, वो हमारी कंट्री में आकर अगर सोल्यूशन निकलवाए तो इससे काफी पैसा भी कमाया जा सकता है। तो ये काफी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसी से रिलेटेड ये बिल है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ली जाए, ठीक है। तो ड्राफ्ट मीडिएशन, इसी के बारे में बात की जा रही है। और देखो यार, ये जो बिल है ना, ये कई बार ऐसा होता है कई सारे बिल पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो कई सारे बिल ऐसे होते हैं जब पास हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग उनको थोड़ा सा देखते रहो। इससे अच्छी चीजें क्या होती हैं कि आप लोग इनको एक बार अब पढ़ लिए, फिर आगे चलकर फिर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते बोला गया कि हमारे देश में कि मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की जाएगी, ठीक है। तो एक कम्युनिटी में मीडिएशन किया जा सके। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर बोले हमारी कंट्री में, बोला ना मैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी जो एक्ट आया था 1987 का, तो उसके तहत यहां पर काम किया जाता है। और आर्बिट्रेशन, हमारी कंट्री में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट भी है 1996 में। तो ये सारी चीजें करती हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लोग ऐसा काम करो। पर लेकिन मुद्दा रहता है कि नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये फॉलो करते हैं। नेचुरली यहां पर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है और सोल्यूशन निकाल देता है। तो ये मुद्दा यहां पर आप लोगों को नजर आएगा इसके लिए। तो ये आर्टिकल कई बार पहले भी आ चुका है, तो आप लोगों को पूरा टॉपिक मैंने कवर करा दिया अच्छे से। और संविधान के अंदर ये जो लोक अदालत वाला मुद्दा है ये भी आप लोग थोड़ा सा रिवीजन हो गया, तो आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो गया यहाँ पर साथ में लोक
लोक अदालत वाला, ठीक है। तो कहां पर पहली बार लोक अदालत आई थी, क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, आप लोगों ने अगर पेपर उठा के देखोगे पुराने, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे जो आर्टिकल चल रहे हैं यहाँ पर, इसको अब देख लेते हैं। यहाँ पर ये हालांकि मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, अब थोड़ा सा अलग एंगल के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। तो भारत और रूस के जो रिलेशन थे वो 2+2 डायलॉग भी देखने को मिला। तो यहाँ पर मैंने बोला था एक तरीके से हथियार का सौदागर आया, यहाँ पर मैंने बोला कटप्पा से मिलने यहाँ पर हथियार का सौदागर आया। तो यानी कि कटप्पा यानी कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब, उनसे यहाँ पर मिलने हैं। पॉजिटिव में बोल रहा हूँ, नेगेटिव में मत लेना उसको, ठीक है। क्योंकि बाद में आप लोगों ने देखा होगा, इसने बोला होगा कि तुम मेरा इतना बड़ा दोस्त बन गया जिसकी कुछ हद नहीं है, कभी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। तो वही चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हुआ क्या यहाँ पर, अभी एक तो इंपोर्टेंट मुद्दा है कि कौन से नंबर की मीटिंग थी। तो 21 नंबर की यहाँ पर, 21 नवंबर नहीं 21 नंबर, ठीक है कई बार टंग स्लिप हो जाती है यार। इंडिया और रशिया के बीच में ये देखने को मिली। तो 2+2 डायलॉग भी हुआ। 2+2 डायलॉग, हमारी कंट्री की डिफेंस मिनिस्ट्री और यहाँ पर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और रशिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, यानी कि दोनों मंत्रालय आपस में मिले, तो उसके ऊपर भी बात की गई। यहाँ पर ये मुद्दा देखने को मिला। इसी के साथ में यहाँ पर टेररिज्म किस तरीके से और अफगानिस्तान के इशू के बारे में बात की गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है AK-203, ये एक पर्टिकुलर प्लांट स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है इंडिया में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अमेठी में ये हथियार जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर एक मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिला। तो क्या क्या आर्टिकल में बातें बोली जा रही है, आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि इंडिया और रशिया जो है वो ऑल वेदर फ्रेंड है। ये यहाँ पर पुतिन साहब के द्वारा बोला गया कि चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, हम दोस्त हैं। और सनी वो नहीं है जो शोले मूवी वाला कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो वही वाली बात यहाँ पर दोनों के बीच में देखने को मिलेगी कि कोविड-19 की दिक्कत चल रही है, भाई साहब फिर भी आगे यहाँ पर दिल्ली में। तो यहाँ पर कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई साहब व्यापार करने आए थे, फ्री में थोड़े ना आए थे। पर लेकिन ये व्यापार भी अच्छा है यार, जब दूसरी कंट्री को फायदा पहुंचे तो हमारे फायदा इसमें, वरना जो जो चीजें हमको रशिया दे रहा है वो कोई नहीं देता। जितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया करता है वो कोई नहीं करता है, तो हमारे तो फायदे में। अब चाइना जो है उसको इससे मिर्ची भी लगती है कई बार कि इंडिया और रशिया के रिलेशन इतने अच्छे कैसे हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके चलते जब रशिया यार उसको भी जरूरत है चाइना की, क्यों, क्योंकि यूएस से उसके ऊपर सैंक्शन लगाते रहते हैं, तो वो दिक्कतें निकल कर आती है। तो हमारा और चाइना का नहीं बनता है तो रशिया मीडिएशन कराने की कोशिश करता है। इसी तरीके से रशिया और यूएसए का नहीं बनता है तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर बड़ी टफ सिचुएशन पड़ जाती है। जब हम रशिया के साथ में बात करते हैं तो यहाँ पर यूएसए चिल्लाने लगता है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों ने देखा कितनी बदतमीजी काटी। और जब यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, एक तरीके से यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पर चाइना की और रशिया की रहती है। चाइना और रशिया एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, तो जब रशिया हमारे साथ में आता है चाइना की आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं, ठीक है। ये देखो तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाना। यानी कि एक इंसान बोलता है कि यार जिंदगी में रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए, पहले कैरियर बना लेते हैं। दूसरा बोलता है, मतलब दिल बोलता है कि यार रिलेशनशिप को भी साथ में लेकर चलते हैं ना। तो वो वाली चीज होती है, कई बार ये एक ऐसी एज रहती है जब इंसान जो होता है इन बीच में लड़ता रहता है। दिमाग कहेगा भाई साहब जिंदगी लुट जाएगी, कुछ कर लो पहले, ठीक है। ये कहता है कि नहीं यार ये सारी चीजें चलने दो। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से यहाँ पर एक साइड में इंडिया को भी बैलेंस बनाना पड़ता है। एक साइड में यहाँ पर यूएसए हो गया, एक साइड में रशिया हो गया। तो कैसे बैलेंस बनाना है तो वो देखना पड़ेगा। इसी तरीके से रशिया के लिए एक साइड में यहाँ पर इंडिया हो गया, एक साइड में चाइना हो गया, बैलेंस बनाना है, कैसे बनाना है तो उसको भी यहाँ पर देखना पड़ता है। तो इंडिया और रशिया जो है वो एक ही पायदान में खड़े हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते जो भू पॉलिटिकल यानी कि एक तरीके से जियो पॉलिटिकल, ये भू राजनीतिक जो संबंध है उसमें भी कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। बॉर्डर पर टेंशन रहती है इंडिया और चाइना के, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो ये सारे देखिए, ये सारी जो वोकैबुलरी आप लोगों को मैंने यहाँ पर दे रखी है ना, ये सारी अलग है, जो लास्ट में आप लोगों को वोकैबुलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन सब के बावजूद भी आज की डेट में इतने सारे मतभेद होने के बावजूद भी इंडिया और रशिया जो है फिर भी हम लोग मिलकर काम करते रहते हैं, ठीक है। एक तरीके से हमारे जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं। हम लोग फिर भी एक दूसरे के साथ में गहरे रिलेशन बना पा रहे हैं। काफी हम लोग मल्टी डेकेड टाई है, यानी कि कब से चल रहे हैं, 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी, जब हमारे ऊपर अटैक करने की बात की गई थी। किसके द्वारा, ये बेसिकली यहाँ पर पड़ोसी देशों के द्वारा। तो उस टाइम पर ये हरकतें चल रही थी, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर आज की डेट में भी डिफेंस एग्रीमेंट में काफी अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 10 ईयर का मिलिट्री, एक आप लोग यहाँ पर जो 10 ईयर मिलिट्री जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभी प्लान देखने को मिलेगा, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। अच्छी बात क्या रहती है, देखिए हमारे देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। कुछ मुद्दे तो अभी बोला ना कि अमेठी के अंदर में आकर ये बनाएंगे इसको, तो ये क्या होगा, तो ये जो लगभग यहाँ पर ये बोली गई, ये वाली जो मशीन गन है बेसिकली, ये वाली जो AK-203 है, तो इसको हमारे देश के अंदर बनाया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो इसके चलते देखने को मिलेगा कि ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है इस तरीके से। तो बायलैटरल कई सारे एक्सचेंज, वो भी इसी के साथ है। मल्टीलेटरल कई सारी डायमेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री के सामने चैलेंज के साथ साथ में एक मुद्दा भी रहता है ये कि हाँ चैलेंज भी है और ये भी है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर इनके द्वारा बोले गए हैं। पहला पॉइंट तो ये है आज की डेट में
कि कोविड-19 के चलते दोनों कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है, पर फिर भी हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया और जो रसिया है, रसिया और जो यूएसए है, और चाइना जो इंडिया है, इंडिया और जो यहाँ पर बेसिकली यूएसए है, तो इस तरीके से आप लोगों को अलग फंडा यहाँ पर नजर आएगा कि बैलेंस बना के कैसे चलना है। तो यहाँ पर आज की डेट में जो यूएसए है वो पूरा इतना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है जो बाइडेन जो है पुतिन के ऊपर में, किसको लेकर, ये यूक्रेन को मुद्दे को लेकर। यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर अगर आप लोग बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैप में देख लेते हैं तो बीचों बीच में हमारी दिल और जान, हमारा भारत महान, तो ये आप लोगों को एग्जैक्ट बीच में देखने को मिलेगा। और जब यहाँ पर आप लोगों को लेकर चलूंगा, यहाँ पर ये हो गया यूक्रेन, तो यूक्रेन में ये जो नीचे वाला एरिया है ब्लैक सी, तो इसमें यहाँ पर ये क्रीमिया वाला देखने को मिलेगा एरिया, जो कि रशिया ने हथिया लिया। उसी के चलते बहुत ज्यादा वेस्ट जो वर्ल्ड है, यानी कि जो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पता है कितने मेंबर है और कब स्टेब्लिश किया गया था, और लेटेस्ट मेंबर कब ऐड हुआ था। तो 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, फिर कल आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो यूक्रेन बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दिक्कतें होगी, तो कैसे लेकर चलना है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टीपोलर वर्ल्ड में, यानी कि जहां बहुत सारी कंट्री हैं अपने आप को ताकतवर समझ रही है, एक साइड पर यूएसए था और यूएसएसआर था बस, तो ये टाइट रो पर चलने वाली बात हो गई कि मॉस्को यानी कि वॉशिंगटन, एक तरीके से रसिया और वॉशिंगटन यूएसए के बीच में इंडिया को बैलेंस कैसे बनाना है, तो वो देखना मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये आ रहा है कि आज की डेट में गालवान वैली में चाइना के साथ में झड़प देखने को मिल रही है। साउथ चाइना सी में भी बदतमीजी काट रहा है चाइना, जितनी बदतमीजी काट सकता है। तो उसके चलते यहां पर अगर मुद्दा बोला जाए तो वो ये है कि आज की डेट में क्वाड को लेकर चाइना डर भी रहा है, और ये तो सही भी है कि इतना खौफ जो है चाइना के चेहरे पर अच्छा भी लगता है, ठीक है, हमको देखकर। तो ये काफी अच्छी बात यहां पर ये कि हम दोनों कैसे मिलाकर काम को लेकर चल पाएंगे। तो ये काफी जटिल भी है, आसान नहीं है, यानी कि एक साइड में कुछ और मुद्दा, दूसरी साइड में कुछ और, तो बैलेंस बनाना आसान नहीं है। तो अभी भी हमारे द्वारा यहाँ पर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया गया। S-400 सिस्टम आप लोगों को देखने को मिला। AK-203 राइफल यहाँ पर इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू काम किया गया, जिसमें दोनों कंट्री की ये कंपनी मिलकर यहाँ पर काम करने वाली है। तो देखने वाला मुद्दा यहाँ पर यह कि आगे कैसे हम लोग चीजों को लेकर चल पाएंगे। और इसी के साथ में हम ब्रह्मोस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, दोनों कंट्री आप लोगों को पता है, तो ये भी काफी अच्छा मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो S-400 सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से लेकर चलना है, एक बैलेंस बनाकर चलने वाली बात हो जाती है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, तो कई बार क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये काफी एक दुखद घटना हमारे देश में देखने को मिली। मुद्दा क्या था मैंने कल भी बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं। हमारी कंट्री में अभी नागालैंड के अंदर में, नागालैंड एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है, आर्मी को कुछ इनपुट मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है। तो एक जीप में कई सारे जो वर्कर थे वो जा रहे थे, वो वर्कर जो थे वो बेसिकली कोयले की खान से काम करके आ रहे थे। तो यहाँ पर जैसे नहीं कोई जा रहा है इस तरीके से, तो उसको अलर्ट करना, बोलना कि रोको, वो जीप रुकी नहीं आर्मी के बोलने के बाद भी। तो लगा कि कुछ गलत है, तो वहां पर फायरिंग की गई। तो फायरिंग में फिर बहुत सारे और भी लोग आ गए वहां पर, नहीं एक वो निहत्थे लोगों को मार दिया, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो फिर और ज्यादा फायरिंग करनी पड़ गई, तो कई सारे लोगों की, बेगुनाह लोगों की जान चली गई इसके अंदर। तो ये काफी बड़ा एक मुद्दा बन गया। मुद्दा क्या, जान भी गई है लोगों की, तो ये एक तरीके से जो इंटेलिजेंस फेलियर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये बोला गया कि आर्मी को इतनी पावर दे ही क्यों रखी आखिर, तो ये सारा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया। और ये सारी पावर आर्मी को दी जाती है AFSPA के तहत। तो उसी के चलते यहां पर ये बोला जा रहा है, हमारी कंट्री में ये एक्ट लाया गया था, ये 1958 में लाया गया, जिसको बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो बोला गया कि नागालैंड, आसाम, मणिपुर, अलग अलग एरिया में आप लोग अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, जगह जगह यहाँ पर ये इंप्लीमेंट भी किया जाता है और टाइम टू टाइम हटाया भी जाता है। जैसे त्रिपुरा में 2015 में यहाँ पर लगाया गया, मिजोरम में 1986 में लगाया गया, 1986 में, पंजाब में बाद में लगाया, फिर हटा भी लिया गया। तो यहाँ से हट भी गया कई बार यहाँ पर, और लग भी जाता है, जैसे लगाया फिर हटा लिया, तो ये चलता रहता है सारा सिस्टम। अब यहाँ पर ये जो एक्ट है ये काफी पावरफुल है, काफी ज्यादा पावर देता है। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट बनाया गया, तो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई और यहाँ पर पावर दे दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 1997 में ये एक्ट जो था अपहेल्ड भी कर दिया गया कि सही है, इसकी जरूरत है, पर लेकिन लिमिटेड तरीके से प्रॉपर वे में इसका यूज करना है, ये भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोली इस केस के अंदर में। पर फिर भी यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है दिक्कतें। एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसको BPJ1 रेड्डी कमेटी बोलते हैं, उसने बोला था कि इसको रिपील कर दो, ये सही नहीं है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में इतनी ज्यादा पावर देना आर्मी को, तो ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि पावर ये रखिए, किसी के भी घर में घुसकर आर्मी जो है वो सर्च कर सकती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पता चला टेररिस्ट है, तो वो जाकर आराम से घर में घुस सकती है, कोई यहाँ पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उनको ऐसा कुछ लगता है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ये भी पावर रहती है यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर अगर बात करें, कल को गलत कुछ काम कर दिया गया, जैसे आर्मी के द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हुई, यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन मिली, तो यहाँ पर लोगों की जान चलेगी। तो अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप लोग एक्शन भी नहीं ले पाओगे। तो ये माना जाता है कि इतनी पावर आर्मी को देना, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में चीजों को लेकर
लेकर चल सकती है। एक नागा पीस अकॉर्ड साइन किए गए थे यहाँ पर, जिसके चलते चीजें आगे चली थी। पुराने समय से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही थी। अब नागालैंड जो है वो एक स्टेट के तौर पर यहाँ पर जब बनाया गया हमारे देश में 1963 में, तो ये 16वां स्टेट बनाया गया नागालैंड। तो यहां से तब से लेकर कई सारे मुद्दे चल रहे थे। देखिए पुराने टाइम पर क्या होता था, ग्रुप हुआ करते थे अलग अलग, वो चाहते थे कि अपना अलग से एक ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए। तो उसके चलते कुछ म्यांमार का एरिया ले लिया और आसपास वाले एरिया ले लिए। तो यहां पर ऐसे नहीं, कुछ मणिपुर का एरिया ले लिया, कुछ आसाम का ले लिया, कुछ अरुणाचल प्रदेश का, कुछ ले लिया यहाँ पर म्यांमार का। तो म्यांमार तक के एरिया को अपने अंडर में लेकर एक एरिया बनाना चाहते थे, पर लेकिन फिर पता चला कि नहीं यार, संविधान के दायरे में रहकर ही आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके चलते अब ये मुद्दा निकल कर आया कि कैसे आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। तो उसमें कई सारे एग्रीमेंट अभी यहाँ पर देखने को मिले। ये पूरी टाइमलाइन है यहाँ पर, जैसे जैसे चीजें बढ़ी, तो इतना अंदर घुसकर आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखेगा कि कब स्टेज स्टेब्लिश किया गया और कैसे कैसे चीजें आगे चलती रही, ठीक है। तो उसके चलते अभी यहाँ पर पीस एग्रीमेंट साइन किए गए। तो बोला यह गया अगर ऐसे स्टेप उठाए जाएंगे तो नागा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके अंदर जो विश्वास है वो खत्म होगा और पीस एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर गलत डायरेक्शन में चलते हुए नजर आएंगे। अभी यहाँ पर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल एक चिड़िया है जिसके नाम पर ये फेस्टिवल है। अभी ये भी यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल भी रोक दिया गया है इसके चलते। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली। तो इसके चलते अभी यहाँ पर यह है कि यार कैसे आप लोग इनको लेकर आगे चल रहे हो, और आज की डेट में जब ये मुद्दा निकल कर आ रहा है तो एक बैलेंस कैसे बनाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसके चलते अगर इसको आप लोग ढंग से लेकर नहीं चल रहे हो तो आगे चलकर और ज्यादा झड़प देखने को मिलेगी और यहाँ पर देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन और ज्यादा खराब होती हुई नजर आएगी। तो एक बैलेंस बनाने वाला मुद्दा वो सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, तो इसको आप लोगों ने काफी हद तक इग्नोर कर दिया। तो ये भी एक इशू काफी बड़ा यहाँ पर सामने निकल कर आया, ठीक है। बाकी मैंने कल भी आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई थी, तो इनके नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं मैंने कि कहां से चीजें प्रोवाइड की, किस तरीके से चीजें चली है। तो ये सारे नोट्स भी मैंने इसमें फिर से डाल दिए, ठीक है। तो इनको भी आप लोग देख लेना। ये बेसिकली नागालैंड के बारे में जानना चाहते हैं, अगर स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से फ्लोरा एंड फ्यूना यहाँ पर पाए जाते हैं, तो नोट्स के अंदर सारे मैंने डाल दिए, ठीक है। एक यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, मिथुन ग्याल, तो यहाँ पर ये एनिमल है, ठीक है। और बेल्थ यहाँ पर ब्लेथ, ये एक तरीके से यहाँ पर इसका जो बर्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। ट्रैग पान जो ये पर्टिकुलर ये नागालैंड के अंदर बात की जा रही है इसके बारे में, तो हल्का सा यार बाकी है ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर इसकी होगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, बाकी इसके प्रोटेक्टेड एरिया हो गए। तो अगर आप लोग नागालैंड के अंदर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो ये उसके लिए हो गया बेसिकली, क्योंकि न्यूज में। और थोड़ा सा याद रखते हैं, कुछ यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, जैसे यहाँ पर एनटेंकी नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इसी के साथ में पुलू बैग यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पर फाकिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कुछ चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये थी इसके बारे में सारे मुद्दे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी, ओके। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर ये न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इतना डिटेल में क्यों एडिटोरियल किया, क्योंकि वही कई जगह आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी रिपीट की जा रही है। बोला गया कि AFSPA जो है उसको रिपील करना चाहिए, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो अभी यहाँ पर अभी रुक गया, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई सारे पूछे जा सकते हैं। तो पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। फार्मर के द्वारा अभी यहाँ पर अपना जो एंड करने की बात की जा रही है प्रोटेस्ट को, तो यहाँ पर एक तो MSP के बारे में बात की जा रही है। MSP यहाँ पर आप लोगों को बताना कितनी क्रॉप के लिए दिया जाता है, पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को, बताइएगा। और यहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर आंसर देने की कोशिश किया करो वीडियो के आते ही, ठीक है। और अभी यहाँ पर इसी के साथ में और भी कई सारे इश्यू है कि केस जो है यहाँ पर जो लोग यहाँ पर उनको वो करें, खासकर जिनके खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। और एक मुद्दा ये है कि कम से कम कंपनसेशन लोगों को आप लोगों को देना पड़ेगा जिनके खिलाफ कुछ उल्टी सीधी झड़प देखने को मिली। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि जो सुधा भारद्वाज थे जिनको रिलीज किया गया था UAPA के तहत यहाँ पर, तो उसको वहां पर ये अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा तो उसमें इंटरफेयर करने से इनके द्वारा मना कर दिया गया है। तो बोला क्या गया था, NIA जो थी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो गई यहाँ पर कोर्ट के अंदर में कि यहाँ पर उनकी जो बेल है उसको रोक दीजिए, पर बॉम्बे हाई कोर्ट के उस पर मना कर दिया इन्होंने। तो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर अगर बात करें तो पर्टिकुलर सिस्टम है यार, ठीक है। तो इंसान का राइट टू लाइफ भी कोई चीज है ना, आर्टिकल 21 के तहत, तो आप लोग उसको देखो। पहले आपको बोला गया था कि आप लोग किसी इंसान को गिरफ्तार कर ले तो चार्जशीट तो फाइल करो। यहाँ पर इतने लंबे समय तक गिरफ्तार कर रखा है, तो यहाँ पर किसके तहत, यहाँ पर UAPA के तहत, यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन, ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत आप लोगों ने, ठीक है। तो पर लेकिन आप लोगों ने चार्जशीट भी डालने की, लंबे समय तक जेल में पड़ा हुआ इंसान, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर करने से मना कर दिया। ये रहता है कि पुलिस जो है 60 डे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी और चार्जशीट फाइल करेगी। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं किए गए, तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। तो अनलॉफुल प्रिवेंशन जो है ये बोलता है कि चलो 90 दिन तक आप लोग क्या एक्सटेंड कर सकते हो, फिर और 90 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हो प्रोसिक्यूशन, पर लेकिन अगर दिखे कि कुछ कर नहीं रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है यहाँ पर, तो आप लोगों ने ढंग से काम ही नहीं किया। तो आर्टिकल जो यहाँ पर है खासकर 22 के बारे में अगर बात करो तो प्रोटेक्शन देता है कि एक इंसान को अरेस्ट नहीं करना है। तो आर्टिकल 21, 22 भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये काफी दुखद घटना देखने को मिलेगी। 2 स्कूल के जो डायरेक्टर थे उनको
17 जो माइनर जो गर्ल्स थी उनको यहाँ पर मोलेस्ट किया गया, यानी कि उनके साथ में उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो यार ये मतलब स्कूल के अंदर भी इस तरीके की हरकतें, तो ये कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर देने वाली है। अगर आप लोग पर्टिकुलर एरिया के आईपीएस ऑफिसर हैं और आप लोगों के सामने कोई केस ऐसे आते हैं तो कैसे डील करोगे, तो एक केस स्टडी बन जाती है कई बार अगर आप लोग ऐसा देखने को मिले। ठीक है, आगे बात की जा रही है यहाँ पर कि जो हमारी कंट्री में जो तृणमूल कांग्रेस है वो कोशिश करे कि नेशनल लेवल पर अपने आप को लेकर जाए, तो ये सारी न्यूज जो है ऐसी आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये आ जाता है फेडरलिज्म के सिस्टम, संघवाद के ढांचे के अंदर। ठीक है, मतलब कि अभी हमारे देश में क्या किया गया, जो बीएसएफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो 15 किलोमीटर तक का बॉर्डर से एरिया को देख सकती थी, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का आप लोग बॉर्डर देखेंगे, ठीक है, तो 15 किलोमीटर दायरे में वो अपना काम कर सकती थी। पर लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अभी ये देखने को मिल रहा है कि उसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। तो सारे राज्य उसको लेकर चिल्ला रहे हैं कि ये गलत है, एक स्टेट पुलिस की पावर छीनकर यहाँ पर आप लोगों ने किसके हाथ में दे दी, ये बीएसएफ के हाथ में दे दी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि आप लोग क्या कर रहे हो, बीएसएफ यानी कि एक तरीके से बीएसएफ को यूज कर इस सेंटर जो है वो स्टेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में आप लोग काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है 7वें शेड्यूल में संविधान के अंदर, तो ये बोला गया है। ओमिक्रॉन जो है वो बोला जा रहा है कि मे बी माइल्डर, यानी कि एक तरीके से रिपोर्ट ये लग रही है कि फ्यू डेथ देखने को मिल रही है। तो फिर से हमारा जीत गया, यानी कि कौन जीत गया, हमारा डेल्टा जीत गया। इंडिया वाला ज्यादा ताकतवर निकला फिर भी यहाँ पर, यानी कि हमारी कंट्री से जो इमर्ज होकर आया, मैंने बोला था पोल्यूशन इतना है, दिक्कतें इतनी है, तो ताकतवर तो अब भी यही है, डेल्टा ही सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ज्यादा सतर्क आप लोगों को रहना है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाम जो दिया गया था मैंने बताया था यहाँ पर, चाइना के प्रेसिडेंट के नाम पर नाम नहीं देना था, तो फिर नया नाम रख दिया। हमारी कंट्री में जो अभी आप लोगों को जो डोज लेना है वो कंटिन्यू रखिए, थोड़ा अपने डोज वगैरह लेते रहिए, दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे जिसका यहाँ पर जुगाड़ करना पड़ेगा दवाई का, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट थे, इनके इनके बारे में जानो कि क्या है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन है, वो 5 है, ओमिक्रॉन, डेल्टा, गामा, बीटा और अल्फा। तो ये इनके कोड नेम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। और जब बात करते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो ये म्यू और लैम्डा, तो ये दो हैं जिनके बारे में याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, अभी हमारी कंट्री में एक स्टडी की गई, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। रिसर्चर जो आईआईसी बेंगलोर है, उस जो सॉरी यहाँ पर रिसर्चर जो यहाँ पर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, तो बेंगलुरु है यहाँ, इसके द्वारा बोला गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S को यूज किया जा सकता है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस को सप्रेस करने में। तो ये इलाज की बात की जा रही है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग HIV का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं उसको खत्म करने का, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज कर। अभी मैंने आप लोगों से डे भी डिस्कस किया था, 1 दिसंबर को याद होगा हमारे देश में सेलिब्रेट, हमारे देश में वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एड्स डे। तो याद रखना एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स, यानी कि इनइक्वालिटी भी खत्म करनी है। और मैंने बताया भी था आप लोगों को यहाँ पर नैनो मैगजीन के अंदर ये चीजें कवर की थी। एड्स के बारे में जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये बीमारी है, जैसे कोरोना बीमारी है ना, ये एड्स बीमारी है। और HIV क्या होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये क्या है, ये वायरस है, तो कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। तो ये आप लोग देखेगा, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये इसको रिपील करने की बात की जा रही है, फिर से वही ये आर्टिकल आ रहा है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी यूपी की विजिट पर यहाँ पर जा रहे हैं, तो कई सारी चीजें देखने को मिल रही है, खासकर इस असेंबली के इलेक्शन को लेकर। तो ये मुद्दे हैं। आर्टिकल 370 हमारी कंट्री में इनॉपरेट किया गया, यानी कि एक तरीके से ये आज के डेट में है तो संविधान के अंदर पर चल नहीं रहा है, तो इसी के चलते बोला गया महबूबा के द्वारा कि इसको हटाओ यहाँ पर, मतलब एक तरीके से फिर से यहाँ पर इसको यूज करो, वरना हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये मुद्दे हैं। और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के ऊपर भी कई सारे राज्य जो हैं वो अभी यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं। जुडिशियल इनएक्टिव, ये कहीं ना कहीं जो जुडिशियल इनेक्शन ये फेवर करता है पावर का, यानी कि जैसे हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था उस टाइम पर ये था कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो कई सारे केस पड़े हुए हैं, जैसे कि बोला था ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाला, इसी के साथ में आर्टिकल ये 370 में चेंज किया गया, तो वो केस पड़े हुए हैं। तो दुनिया भर के केस ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें कोर्ट जो है वो सोच ही नहीं रहा है कि उसको जल्दी काम करना चाहिए, जबकि बोला भी गया था कि ये फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं ये मुद्दे, इनको आप लोगों को देखना चाहिए। तो ये मुद्दा था। बाकी यहाँ पर जो यहाँ पर मनोहर फारूकी हैं, तो इनके ऊपर फिर से यहाँ पर गाज गिरी, तो बोला ये गया कि गुड़गांव वाला शो जो है वो भी इनके हाथ से छिन गया। ये मानते हैं कि ये रिलीजन के ऊपर काफी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। एक्चुअली मैंने इनका एक भी शो नहीं देखा, तो मुझे आइडिया नहीं है, पर हाँ ये बोलते हैं कि ये जो गॉड्स हैं, हिंदू जो गॉड्स हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं, तो वो गलत है यार इस तरीके से मजाक उड़ाना। पर हाँ ये है कि आप लोग अगर मजाक न उड़ाए तो एक इंसान जो है उसका शो होने से पहले उसको कैंसिल कर देना। तो अगर ये कुछ हरकतें कर रहा है तो उसको कानून के हिसाब से सजा दो, पर लेकिन उससे पहले उसका शो होने से पहले वो एक तरीके से वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है इंसान का। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि एक तरीके से आप लोगों ने देखा कि इंसान को बोलने भी नहीं दिया जा रहा, उसका काम भी नहीं चल रहा, उसको काम भी नहीं करने दिया जा रहा, तो वो मुद्दे देखने को मिलेंगे। AK 203 जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगी, तो मैंने बताया दिया। ट्राई सर्विस एक्साइज यहाँ पर भी देखने को मिली कश्मीर के अंदर में।
तो तीनों सर्विस, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने मिलकर यहां पर काम किया। एक यहां पर मैं सुडोकू देता हूं आप लोग को, डेली इसको सोल्व किया करो, मेंटल एबिलिटी आप लोग की बढ़ेगी और अगले दिन इसका सॉल्यूशन भी रहता है जो लास्ट वाली रहती है। और टेलीग्राम पर भी मैं इसको पोस्ट करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा अगर, इसके आंसर जो है टेलीग्राम पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे ये देखो, ठीक है। और जो भी ये डेटा पॉइंट रहता है वो भी मैं डाल देता हूं, तो आप लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग भी यूज कर सकते हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं आप लोगों को। एक और मुद्दा यहाँ पर, जो बाइडेन साहब जो हैं वो अभी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो बाइडेन एक बात कर रहे हैं पुतिन एक तरीके से, किस तरीके से यहाँ पर कि यूक्रेन को लेकर यहाँ पर दिक्कतें चल रही है। तो यूक्रेन को मैंने बताया ना अभी वो क्रीमिया वाला इशू, तो उसके लेकर यहाँ पर कई सारे इशू सामने निकल कर आ रहे हैं। तो अभी कई सारे मुद्दे हैं ऐसे, तो देखते हैं कैसे चीजों को लेकर चला जाएगा। चाइना ये बोल रहा है कि ओलंपिक में जो यूएसए ने आने से मना किया है कि उसके जो है ऑफिशियल नहीं आएंगे, तो ये दोनों के रिलेशन और ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं। और जो जमाल खशोगी थे यहाँ पर, जिनकी डेथ हो गई थी यहाँ पर, तो उसको लेकर अभी यहाँ पर कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिल रही है, जर्नलिस्ट थे जिनको सऊदी अरेबिया ने मारा था तुर्की के अंदर जाकर, तो ये भी एक मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन थे यहाँ पर सुनीता के द्वारा, काफी अच्छे आंसर दिए हैं, कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं, तो पार्टिसिपेट किया करो अच्छे से, ठीक है। तो आर्टिकल जो 300 है ये मैंने आप लोगों को बताया था 1978 का, ये याद रखेगा। और बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू यहाँ पर आसियान को बनाया गया था। नोबेल प्राइज 1991 में मिला था यहाँ पर आंग सान सुकी को, और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये तैयार किया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान, ये फादर ऑफ बांग्लादेश, मैंने आप लोगों से पूछे थे, और कहां पर सीबीआई काम नहीं करती है, तो ये भी सारे मुद्दे मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग, और यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बोला था, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और यूट्यूब को लगेगा कि ये चीजें सही है। पूरी वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को ये लगा कि ये वीडियो रिपोर्ट करने लायक है, तो रिपोर्ट कर दीजिएगा यार इसको, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो फिर नहीं रहनी चाहिए अगर रिपोर्ट करने लायक है। पर लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि सही चीजें हैं और लोगों को फायदा पहुंचा रही है, तो फिर ये रिक्वेस्ट भी है यार आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें आप लोगों को पहुंचानी है, ताकि ये जो हरकतें ऐसी कर रहे हैं, गंदी हरकतें जो इनके दिमाग में गंदगियां भरी हुई हैं, उनकी गंदगी थोड़ी सी डाउन हो और ये चीजें चलती रहे, ठीक है। बाकी ये 5 वोकैबुलरी आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसमें फेरोसिटी के बारे में बात की जा रही है, प्रोपेंसिटी के बारे में बात की जा रही है, और वेहेलमेंट जो बेसिकली इसी के साथ में स्ट्रिंजेंट, और यहाँ पर पैटर्नस, ठीक है। तो ये 5 वोकैबुलरी हैं जिनको आप लोगों को सेंटेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आज का डिस्कशन इतना ही, बताएगा लेक्चर कैसा लगा, फीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों को अगर डिसलाइक का तो बटन है नहीं, पर हाँ आप लोग बता सकते हैं कैसा लेक्चर लगा, और पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी टेलीग्राम पर मिल जाती है, यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है किसका, वो होता है नैनो मैगजीन का। और हाँ 12 बजे और आप लोग की 5 बजे 2 शॉर्ट वीडियो आती हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए थोड़ा मोटिवेशन और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वो भी रेगुलर आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।